वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि हम कवर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड इन दैट सेंस कि इसको समझना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये टॉपिक जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जहाँ भी ये हमारा बीएससी के स्टूडेंट्स बायोटेक के, और जहाँ कहीं भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एस्पेक्ट चलता है, कहीं ना कहीं वहाँ ये टॉपिक हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी मोल बायो का पेपर, जेनेटिक्स का पेपर, सेल बायो का पेपर किसी लेवल पे पढ़ रहा है। और ये एक पूरे जूलॉजी स्ट्रीम का या कहें लाइफ साइंस की स्ट्रीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसलेशन। आप सभी स्टूडेंट्स चाहे बीएससी लेवल पे पढ़ रहे हों या एमएससी लेवल पे पढ़ रहे हों, आप सभी को ये पता होगा कि आप लोगों ने स्कूल में कहीं ना कहीं जब भी मोल बायो या सेल बायो पढ़ा है तो आपने वहाँ कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस ज़रूर पढ़ा होगा। जेनेटिक्स पढ़ने वाले हर कैंडिडेट ने ये टॉपिक कहीं ना कहीं कवर किया होगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि हम ट्रांसलेशन 11-12 से पढ़ते हैं और लगभग इसे एमएससी एमफिल तक पढ़ते हैं। एमफिल के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है, लेकिन हर जगह लेवल बदलता जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बीएससी एमएससी दोनों के हिसाब से मैंने किया है। बीएससी वाले इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, टाइम है तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, और एमएससी वाले से एज इट इज़ लिखें। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल बात से कि ट्रांसलेशन होता क्या है और ट्रांसलेशन एक्चुअली क्या है। हम सबको पता है, हमने ये पहले भी पढ़ रखा है, पहले के मेरे वीडियोस में भी है कि डीएनए जो है उसके डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैंने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही कवर किया है और अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है और वो यूकैरियोट्स के भी अंदर साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, दोनों में ही जो राइबोसोम्स होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं प्रोटीन के निर्माण में। ठीक है, तो जो मैसेंजर आरएनए होता है, आप सब ने एक ये सीक्वेंस पढ़ी होगी कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं सीधे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इसे सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाऊं, सबसे आसान करके समझाऊं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी ज़्यादा रखूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फिर भी ये वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो डीएनए रेप्लिकेशन की तरह या ट्रांसक्रिप्शन की ही तरह है ना, 3 प्रोसेस में डिवाइड की जा सकती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पहले हम अगर प्रोकैरियोट्स की ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो वैसे बेसिक जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अंतर कहाँ होता है, राइबोसोम के सब यूनिट में अंतर होता है और इलॉन्गेशन फैक्टर्स में, इनिशिएशन फैक्टर्स में अंतर होता है। अंतर भी हम पूरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम होता है वो कितना होता है, तो हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है, डिवाइडेड इनटू अ बिगर सब यूनिट ऑफ 50S एंड अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 30S। ठीक है, 2 सब यूनिट का बना होता है, एक 30S का सब यूनिट छोटा वाला और एक बड़ा वाला सब यूनिट जो कि 50S का होता है। हम इसे मिला के 70S राइबोसोमल यूनिट बोलते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, डिवाइडेड इनटू 60 एंड 40S। ठीक है, 60S बड़ा वाला और 40S छोटा वाला। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन से। ठीक,
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन की प्रक्रिया की, ठीक है। तो जब इनिशिएशन होती है तो mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और जहाँ फर्स्ट कोडॉन जो होता है इट बाइंड्स टू अमीनो असाइल tRNA। अब ये सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपको इनिशिएशन पर ले जाऊँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है tRNA। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है tRNA। tRNA का स्ट्रक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे RNA वाले वीडियो पे जाकर फिर से देखिए, उसमें क्लोवल लीफ मॉडल से tRNA का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, और उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि tRNA के 4 तरफ एंड होते हैं, है ना। तो tRNA का एक चीज़ आप यहाँ अच्छे से समझिए कि सबसे पहला जो स्टेप होगा जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होगी वो इनिशिएशन तो होगा ही, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस tRNA से किस तरीके से अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। देखिए, जब प्रोटीन बनेगा तो वो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनेगा, अमीनो एसिड की लिंकिंग से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं tRNA से, क्योंकि ये tRNA क्या काम करेगा थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो हैं ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक ऊपर का सब यूनिट है बड़ा वाला, एक छोटा सब यूनिट नीचे है, ठीक है। ये छोटे वाले सब यूनिट के सहारे जो है ये AUG है कोडॉन, इसको कहते हैं कोडॉन। यदि आपने जेनेटिक कोड का वीडियो देखा हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो ट्रिपलेट होती है नाइट्रोजनस बेस पेयर की उसको कोडॉन कहते हैं। ये जो AUG है ये कोडॉन है, और ये पहले अमीनो एसिड को कोड करता है जिसको हम कहते हैं मिथ्योनाइन, ठीक है। ये AUG कहाँ है? mRNA के सहारे ये जो लाइन आपको दिख रही है ना 5-3 डायरेक्शन की, ये है mRNA, ठीक है। इस mRNA के ऊपर है कोडॉन, ठीक है। अब इस कोडॉन को मिलना चाहिए इसका एंटी कोडॉन और अमीनो एसिड। जब इस कोडॉन से इसका एंटी कोडॉन आके बाइंड करेगा और एट दी सेम टाइम जो अमीनो एसिड है वो यहाँ आकर अटैच होगा, तब जो है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि ये जो mRNA है इसके ऊपर कोडॉन है, लेकिन ये एंटी कोडॉन कौन लाएगा? ये एंटी कोडॉन लेकर आएगा आपका tRNA। इसलिए जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ें तो इनिशिएशन जो पहली प्रक्रिया है वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार tRNA जो है वो अमीनो एसिड को लेकर आता है, ठीक है। इसीलिए मैं tRNA का आपको महत्व समझा रही थी। अगर tRNA को अब हम देखें तो tRNA जो है उसके एक एंड पर, tRNA की डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसके जो 4 हिस्से होते हैं उसमें से उसके एक हिस्से पर जुड़ा हुआ होता है आपका अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरे हिस्से पर जुड़ा हुआ होता है आपका एंटीकोडॉन, ठीक है। दोनों चीज़ें ये आपका tRNA यहाँ लेकर आएगा। अब देखिए, ईच अमीनो एसिड इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू tRNA मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। हर अमीनो एसिड जो है वो tRNA से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा लिंक होकर आता है ना, mRNA पे जुड़ने के लिए, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो एसिड एंड द tRNA। अमीनो एसिड और tRNA एक हाई एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, और ये जो सिंथेसिस है, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ईच tRNA मॉलिक्यूल हैज़ अ क्लोवल लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हर tRNA मॉलिक्यूल का क्लोवल लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा tRNA के स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। विद द एंटीकोडॉन असेसेबल एट द एंटीकोडॉन स्टेम लूप, यदि आप देखेंगे tRNA का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा कि tRNA के स्ट्रक्चर में एक एंटीकोडॉन स्टेम लूप है जहाँ जाकर tRNA से एंटीकोडॉन अटैच होगा, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होगा, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अमीनो असाइल tRNA द अमीनो एसिड इज कोवेलेंटली बाउंड टू द ए रेसिड्यू ऑफ CCA सीक्वेंस एट द 3' एंड, और जो tRNA का 3' एंड होगा वहाँ पर अमीनो एसिड उससे बाइंड होगा, ठीक है। tRNA के 4 कोने हैं, ठीक, ऐसे समझने की कोशिश करिए। एक कोना है उसका 3' एंड, जो उसका 3' एंड है वहाँ पर उससे, जहाँ CCA सीक्वेंस है, 3' एंड पर आकर उससे अमीनो एसिड जुड़ेगा, और जो उसका एंटीकोडॉन स्टेम लूप है वहाँ आकर उससे एंटीकोडॉन जुड़ेगा, ठीक है।
हर टीआरएनए केवल सिंगल एक ही अमीनो एसिड को कैरी करेगा, ठीक है। और अमीनो एसिड भी कैसे अटैच होगा टीआरएनए से, डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। अमीनो एसिड से टीआरएनए जुड़ेगा 2 स्टेप्स के तहत, वो समझाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए अभी बस इतना बिठाइए कि टीआरएनए का क्लोवल लीफ मॉडल है, उसके 4 हिस्से हैं। हम अभी बात कर रहे हैं उसके 2 हिस्सों की। उसका हिस्सा क्रमांक 1 वो है उसका 3' एंड, जहाँ पर उससे अमीनो एसिड जुड़ेगा। ये 3' एंड है जहाँ पर CCA सीक्वेंस प्रेजेंट है। इस हिस्से पे उससे कौन जुड़ेगा, अमीनो एसिड जुड़ेगा। और दूसरा हिस्सा टीआरएनए का वो है जो उसकी एंटी कोडॉन स्टेम लूप है, उसकी एंटी कोडॉन स्टेम लूप पे उससे जुड़ेगा एंटी कोडॉन। अगर प्रोटीन ने बनना है तो जो एमआरएनए राइबोसोम पर प्रोटीन का वेट कर रहा है, उस एमआरएनए को 2 चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए उसे एंटीकोडॉन और दूसरी चीज चाहिए उसे अमीनो एसिड। ये दोनों चीजें कौन लेकर के आएगा, ये दोनों चीजें लेकर के आएगा टीआरएनए, ठीक है। एक बात आपको यहाँ तक समझ में आई होप आ गई होगी, मैं एक बार फिर से समअप कर रही हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया कि जब प्रोटीन बनता है तो वो 3 प्रक्रियाओं से बनता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन तक जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन जो बन रहा है वो राइबोसोम से बन रहा है, राइबोसोम पे बन रहा है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक 50S राइबोसोमल सब यूनिट और एक 30S राइबोसोमल सब यूनिट। 30S छोटा है, 50S बड़ा है, और ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट एमआरएनए के सहारे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे अब एमआरएनए पर उपस्थित होता है कोडॉन। इस कोडॉन को चाहिए अपना एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड, तभी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इसका एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड कौन लेकर आएगा, इसका एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड लेकर आएगा टीआरएनए। टीआरएनए की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 4 तरफ, मतलब उसके 4 एंड हैं। हम सिर्फ 2 एंड पे बात कर रहे हैं। एक है उसका 3' CCA सीक्वेंस वाला एंड जहां अमीनो एसिड उससे जुड़ेगा, और दूसरा हिस्सा है उसका एंटीकोडॉन स्टेम लूप जहां पर कौन उससे, एंटीकोडॉन उससे जुड़ेगा, ठीक है। अब जब ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा तो ये भी एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। Simply amino acid cannot link to tRNA. This process is also completed in 2 steps. यह प्रक्रिया भी 2 स्टेप्स के अंदर होगी, है ना। तो वो 2 स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से उसका जुड़ना, इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम। जब अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा तो यहाँ एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, उस एंजाइम को कहते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अमीनो एसिड और एटीपी जो हैं वो जुड़ेंगे और मिलके दे विल फॉर्म अमीनो असाइल एडेनाइलेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज अमीनो असाइल AMP, ठीक है। अमीनो एसिड जब ATP से बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको अमीनो असाइल AMP कहते हैं, ठीक है। इन दी सेकेंड स्टेप विदाउट लीविंग द एंजाइम, अमीनो असाइल ग्रुप ऑफ द अमीनो असाइल AMP इज ट्रांसफर्ड टू द 3' एंड ऑफ द टीआरएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म अमीनो असाइल टीआरएनए। और नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या होगा कि अमीनो एसिड जो है वो एटीपी और टीआरएनए से जुड़ा तो बन गया अमीनो असाइल टीआरएनए। और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि इस अमीनो असाइल टीआरएनए का जो अमीनो असाइल ग्रुप है वो टीआरएनए के 3' एंड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बन जाएगा अमीनो असाइल टीआरएनए। यानी जो अब साधारण टीआरएनए था वो एक अमीनो एसिड कैरिंग टीआरएनए बन गया है जिसका नाम हो गया है अमीनो असाइल टीआरएनए। अब अपना जो टीआरएनए है इट इज रेडी टू गो टू एमआरएनए। इसके एक एंड पर अमीनो एसिड अमीनो असाइल टीआरएनए के रूप में जुड़ गया है और इसके दूसरे एंड पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन जो जाके कोडॉन से मिलेगा। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है, एमआरएनए पे, ठीक है। अब हम आते हैं इनिशिएशन की प्रक्रिया पे, ठीक है। जो पहला कोडॉन होता है वो एमआरएनए पे जो पहला कोडॉन जहाँ से जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट होती है वो होता है AUG, जो कि मीथियोनाइन अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। 2 different tRNA are used for 2 type of AUG कोडॉन। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि AUG कोडॉन जब अगर शुरू में आएगा, जब ये इनिशिएटर स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा
तो यहाँ पर जो टीआरएनए होगा एफ मेट टीआरएनए इसको लेके आएगा। जो मिथ्योनाइन होगा यहाँ पे वो फॉर्म्युलेटेड होगा, ठीक है। मिथ्योनाइन जो है वो फॉर्मुलेटेड होता है विच इज यूज्ड फॉर द इनिशिएशन कोडॉन एंड इट्स कॉल्ड द इनिशिएटर टीआरएनए, वेयर एज टीआरएनए एम मेट इज यूज्ड फॉर इंटरनल कोडॉन एयूजी। अगर एयूजी स्टार्ट कोडॉन की तरह आएगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो मिथ्योनाइन अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आ रहा है वो फॉर्मुलेटेड होगा, ठीक है। और अगर एयूजी कोडॉन बीच में कहीं आया, अगर स्टार्ट कोडॉन की तरह एयूजी नहीं आया और बीच में कहीं आया, तो वहाँ पर जो मिथ्योनाइन आएगा वो फॉर्मुलेटेड नहीं होगा। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि अगर एयूजी स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मिथ्योनाइन आ रहा है टीआरएनए के साथ वो मिथ्योनाइन फॉर्मुलेटेड आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन केवल प्रोकैरियोट्स में आता है, ये यूकैरियोट्स में नहीं आता, वहाँ प्लेन मिथ्योनाइन आता है। और दूसरी चीज़, अगर यही एयूजी प्रोकैरियोट्स में भी इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह नहीं आएगा, बीच में कहीं आ गया, तो वहाँ पर ये जो मिथ्योनाइन है ये फॉर्मुलेटेड नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ अ न्यू प्रोटीन इज एन फॉर्माइल मिथ्योनिन which is abbreviated as FMET. Hence the amino acyl tRNA used in initiation is FMET, है ना। यही जो अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड है प्रोकैरियोट्स के केस में वो फॉर्मुलेटेड आएगा, मतलब फॉर्मुलेटेड एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन ऐड होगा फर्स्ट अमीनो एसिड के करस्पॉन्डिंग। और जो सेकेंड अमीनो एसिड, मतलब जो बीच में यदि एयूजी कोडॉन आता है तो वहाँ पर जो अमीनो एसिड होगा वो मिथाइलेटेड नहीं होगा, मतलब वहाँ पर जो मिथ्योनाइन आएगा वो फॉर्मुलेटेड नहीं आएगा। एयूजी कोडॉन प्रोकैरियोट्स की स्टार्टिंग में अगर आता है तो जो मिथ्योनाइन आएगा वो फॉर्मुलेटेड आएगा। और अगर एयूजी कोडॉन जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया उसमें बीच में कहीं आता है, स्टार्ट कोडॉन की तरह नहीं आता, तो जो मिथ्योनाइन कोड होगा वो फॉर्मुलेटेड नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यूकैरियोट्स में कहीं पे भी, स्टार्ट में भी और बिटवीन में भी, कहीं पे भी मिथ्योनाइन फॉर्मुलेटेड नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मिथ्योनाइन ही एयूजी कोडॉन से कोड होगा, चाहे एयूजी कोडॉन स्टार्ट में हो चाहे बीच में हो, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि शॉर्ट सीक्वेंस रिच इन प्यूरिन्स called as Shine-Dalgero sequence lies 5' to the AUG initiation codon and is complementary to the part of 16S RNA unit। यहाँ पर एक छोटी सी प्यूरिन रिच सीक्वेंस होती है जो 5' एंड पर होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं AUG कोडॉन के पास में ये प्रेजेंट होती है, जिसको Shine-Dalgero सीक्वेंस कहा जाता है, जिसका रोल हम आगे जाके देखेंगे। Therefore this is the binding site for the 30S ribosomal subunit which then migrates in a 3' direction। ये जो Shine-Dalgero सीक्वेंस है, ठीक है, जो एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस होती है जो भी सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, Shine-Dalgero सीक्वेंस प्यूरिन रिच, प्यूरिन वी आर रेफरिंग टू दी नाइट्रोजिनस बेस, दो तरीके के होते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन, ये आप देख लीजिएगा मेरे न्यूक्लियोटाइड के वीडियो में। पर एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस होती है जिसे Shine-Dalgero सीक्वेंस कहा जाता है। ये जो प्यूरिन रिच सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पर जाकर आपका 30S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड होता है और उसके बाद ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है ये 3' डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, 3' डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। देन इसके बाद जो अगली चीज़ है, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर। प्रोटीन सिंथेसिस का जो इनिशिएशन होता है उसके लिए 3 महत्वपूर्ण इनिशिएशन फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं IF1, IF2 एंड IF3, ठीक है। प्रोटीन का जो इनिशिएशन है वो IF1, IF2, IF3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ IF1, IF2, IF3 इज नॉट एग्जैक्टली नोन, मगर ये माना जाता है कि IF1, IF2, IF3 तीनों ही 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करते हैं और इसके बाद जाके 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो 50S यानी बड़े वाले राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ IF1 एंड IF3 टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट।
ये भी एक थ्योरी है कि पहले IF1 और IF3 जो है वो 30S यानी छोटे वाले राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करते हैं, और इनका काम होता है टू स्टॉप द 30S सब यूनिट बाइंडिंग टू द 50S सब यूनिट इन द एब्सेंस ऑफ mRNA। और इनका, इन दोनों का, IF1 और IF3 का मेन काम ये है कि भैया आप जाकर 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड कर लो और आप रोक दो इस 30S सब यूनिट को, ताकि ये 50S से तब तक बाइंड न करे जब तक कि mRNA ना हो। mRNA की एब्सेंस में 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स की बाइंडिंग ना हो, ये कौन देखता है? इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3। क्योंकि यदि mRNA नहीं है और 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स बाइंड कर गए तो एक नॉन फंक्शनल राइबोसोम रिजल्ट होगा और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। तो एक सक्षम प्रोटीन सिंथेसिस हो, एक सफल प्रोटीन सिंथेसिस हो, उसके लिए यह अनिवार्य है कि 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट किसकी उपस्थिति में बाइंड करें? mRNA की उपस्थिति में। और ये काम कौन देखेगा? ये IF1 और IF3 देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जैसे ही ये हो जाता है IF1 और IF3 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ गए, तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पहुंचता है कहाँ? शाइन डेलगेरो सीक्वेंस पे, और वहां जाकर mRNA से बाइंड हो जाता है और धीरे धीरे अपना मूवमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट शाइन डेलगेरो सीक्वेंस के सहारे mRNA से जुड़ेगा और अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा 3' डायरेक्शन में, जब तक कि वो AUG कोडॉन को ढूंढ नहीं लेता। AUG कोडॉन जैसे ही 30S राइबोसोमल सब यूनिट को मिल गया तुरंत वहाँ रुकेगा, क्योंकि AUG कोडॉन के सामने आना चाहिए उसका एंटी कोडॉन और यहीं प्लेस होना चाहिए एक अमीनो एसिड। The initiator tRNA charged with N-formyl methionine and in a complex with IF2N। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो इनिशिएटर tRNA होता है, जो हमारे एंटीकोडॉन को लाएगा और जो हमारे अमीनो एसिड को लाएगा, वो N-formyl methionine से जुड़ जाता है और यहीं पे इस F-met tRNA के साथ जुड़ते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 और GTP, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बन जाता है किसके बीच में, है ना? F-met tRNA, क्योंकि tRNA से कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा है? मिथियोनाइन। ये मिथियोनाइन कैसा है? फॉर्मेलेटेड है। क्यों फॉर्मेलेटेड है? क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन AUG को करस्पॉन्ड कर रहा है। हम शुरू से आपको बता रहे कि स्टार्ट कोडॉन AUG को जब जब करस्पॉन्ड करेगा उसका एंटीकोडॉन, उसके लिए tRNA कोई अमीनो एसिड लाएगा, तो AUG यदि स्टार्ट कोडॉन है तो उसके रिस्पॉन्स में फॉर्मेलेटेड मिथियोनाइन कोड होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझिए, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशिएशन जो है वहाँ पर क्या हुआ था, हमारा जो mRNA है वो राइबोसोमल सब यूनिट के सहारे अटैच हुआ है। इमेजिन करने की कोशिश करिए, मैं इस डायग्राम से अभी तक की स्टोरी आपको बताने की कोशिश करती हूँ, पीछे वाले से हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हम ये समझ रहे थे कि हमारे राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। देखिए 2 सब यूनिट है, एक बड़ा सब यूनिट आपको दिख रहा है प्रोकैरियोट्स में जो है 50S का, और एक छोटा सब यूनिट आपको दिख रहा है जो है 30S का, ठीक है। दोनों ही सब यूनिट mRNA के सहारे जुड़ेंगे, ठीक है। mRNA पर है एक कोडॉन जो कि 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर की सीक्वेंस है, जैसे है AUG कोडॉन, इसके करस्पॉन्डिंग आएगी एक एंटी कोडॉन की सीक्वेंस, ठीक है। AUG का होगा एक एंटी कोडॉन जो कि इसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का कोडॉन होगा, और इसको मिलना चाहिए एक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये एंटी कोडॉन और अमीनो एसिड कौन लाएगा? ये लाएगा tRNA, ठीक है। तो पहले तो हमारा tRNA रेडी हो गया क्योंकि उसको लेके जाना है एंटी कोडॉन और अमीनो एसिड। तो tRNA के एक एंड पे जुड़ा एंटी कोडॉन जो जुड़ा एंटी कोडॉन स्टेम लूप की तरफ, और उसके 3'CCEA एंड की तरफ जुड़ा एक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये अमीनो एसिड जुड़ा tRNA अमीनो सिंथेटेज एंजाइम की मदद से, और वहाँ पर इसने जुड़ करके वो जुड़ा 2 स्टेप में। सबसे पहले स्टेप में अमीनो एसिड जो है वो ATP से बाइंड हुआ,
है ना, और उसने बनाया अमीनो असाइल AMP, और फिर ये अमीनो असाइल AMP जो है ये 3' एंड पे जुड़ गया tRNA के और कहलाया अमीनो असाइल tRNA। यानी यहाँ मेरा tRNA जो है वो रेडी हो गया, उसके एक एंड पे अमीनो असाइल tRNA बन गया, वो एक एंड से 3' एंड से, और जो उसका दूसरा एंड था एंटीकोडॉन स्टेम लूप, वहाँ पे एंटीकोडॉन जुड़ गया। नाउ ये मेरा रेडी टू गो है। अब मैं बात करती हूँ मेरे mRNA की क्या तैयारी है tRNA को रिसीव करने की। तो mRNA जो है वो अभी तक पहले आपको लगेंगे राइबोसोम के दो सब यूनिट, एक है 30S और एक है 50S। 30S और 50S यदि mRNA के बिना एक दूसरे से जुड़ गए तो आपका जो प्रोटीन है वो सफलतापूर्वक नहीं बनेगा। तो 30S और 50S एक दूसरे से समय से पहले न जुड़े, बिना mRNA के न जुड़े, ये कौन देखेगा? ये काम करेंगे दो इनिशिएशन फैक्टर्स IF1 और IF2 करेंगे, IF1 और IF3। ठीक है, ये दोनों 30S और 50S को बिना mRNA के ज्वाइन नहीं होने देंगे। ठीक है, पर जैसे ही mRNA जो है वो पिक्चर में आया, वैसे ही जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है वो mRNA के पास जाएगा और एक प्यूरिन रिच सीक्वेंस को ढूंढेगा जो कि कहलाती है शाइन डेलगेरो सीक्वेंस, और वहाँ जाकर जो है 30S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हो जाएगा और धीरे धीरे अपना मूवमेंट चालू करेगा। तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको AUG इनिशिएशन कोडॉन नहीं मिल जाता। जैसे ही AUG इनिशिएशन कोडॉन मिलेगा ये रुक जाएगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट और वहाँ पर इंतज़ार करेगा tRNA का, जो कि एक तरफ N फॉर्माइलेटेड म्यूथियोनाइन लेकर आएगा। tRNA के एक एंड पर अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड यहाँ कौन है? मिथियोनाइन है, और यहाँ मिथियोनाइन फॉर्माइलेटेड है क्योंकि AUG एज अ स्टार्ट कोडॉन आ रहा है प्रोकैरियोट्स के केस में, है ना। तो F यहाँ पर N फॉर्माइल मिथियोनाइन जो है एक एंड पे वो जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ इससे IF2 इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा है और GDP जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएशन tRNA भी रेडी है ना, और यहाँ पर जो IF3 होगा वो 30S राइबोसोम सब यूनिट्स, इसके बाद जैसे ही 30S राइबोसोम सब यूनिट को IF3 ने शाइन डेलगेरो सीक्वेंस पे जोड़ा, IF3 जो है वो रिलीज हो जाएगा, IF3 का रोल खत्म हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ mRNA F में tRNA IF1 IF2 एंड 30S राइबोसोमल सब यूनिट इज कॉल्ड 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो mRNA है, जो हम आपको बता रहे थे कि mRNA IF1 IF2 और यहाँ पर जो F में tRNA आके इससे जुड़ेगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसके बाद जो लार्ज 50S राइबोसोमल सब यूनिट है वो आकर इससे बाइंड होगा। ठीक है, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब 50S राइबोसोमल सब यूनिट आके इससे बाइंड होगा, और यहाँ पर जैसे ही 50S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हुआ तो जो tRNA अपने साथ IF2 लेकर आया था और जो पहले से 30S पर IF1 थे वो भी सब रिलीज हो जाएंगे, और फाइनली 30S और 50S दोनों जुड़ जाएंगे और हमारे पास एक कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपकी इनिशिएशन की प्रक्रिया हुई। इसे अच्छे से समझ लीजिए। मैं यूकेरियोट्स का अलग से नहीं समझाऊंगी क्योंकि प्रक्रिया लगभग सेम है, केवल देयर इज डिफरेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स। राइबोसोम का डिफरेंस है कि वहाँ ATS राइबोसोमल सब यूनिट होता है, वहाँ जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं उनके नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं सीधे एक बार प्रोसेस समझाने के बाद डिफरेंस ही समझाऊंगी। तो इनिशिएशन अब आप समझ गए कैसे tRNA रेडी हुआ, कैसे जो छोटा सब यूनिट है राइबोसोम का और जो बड़ा सब यूनिट है वो mRNA के सारे बाइंड हुआ, और किस प्रकार से पहले 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना और फिर 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। आप लिखने के लिए इसको बिल्कुल शॉर्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा और, लेकिन समझने के लिए मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया। यदि जितना मैं बोल रही हूँ उसको भी आप लिख कर आएंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ये हुआ इनिशिएशन। फिर होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है कि एक एक करके कैसे कैसे जो अमीनो एसिड्स और एंटीकोडॉन्स हैं वो ऐड होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि देयर आर 3 साइट्स, है ना, E साइट, P साइट और A साइट, है ना। जो सबसे पहला आपका प्लेस होगा
जाकर जो आपका ये AUG कोडॉन है वो सबसे पहले आपका प्लेस होगा पी साइट के ऊपर, ठीक है। अब यदि मैं इलोंगेशन की प्रक्रिया को भी समअप करूं तो आई कैन एक्सप्लेन इलोंगेशन। या इलोंगेशन इज अ प्रोसेस विच कैन बी व्यूड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब 3 इसके सब प्रोसेस होते हैं। एक है अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अमीनो एसाइल टीआरएनए जो आ रहा है एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड लेके, उसकी बाइंडिंग होना पी साइड पे, ठीक है। जो सबसे पहला आपका एंटीकोडॉन, जो आपका सबसे पहला कोडॉन है वो पोजीशनड है पी साइड पे, ये याद रखना। फर्स्ट कोडॉन जो है वो पी साइड पे पोजीशनड है। फर्स्ट कोडॉन के करस्पॉन्ड में जो एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड आएगा वो आएंगे पी साइड के ऊपर, लेकिन इसके बाद ये जो प्रक्रिया चलेगी वो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा वो ए साइड पे आएगा। जो नेक्स्ट कोडॉन पोजीशन होगा वो ए साइड पे होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पी पे होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला प्लेस होगा वो ए साइड पर होगा, ठीक है। तो इलोंगेशन में इलोंगेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑकर्स इन 3 स्टेप। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग होगी, करस्पॉन्डिंग अमीनो एसाइल टीआरएनए फॉर द सेकेंड कोडॉन। फर्स्ट कोडॉन का जो है वो जाके कहाँ बाइंड करेगा, पी साइड पर। यहाँ देखिए आप, ये जो पी साइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो कोडॉन है AUG वो बाइंड होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन आएगा और उसके बाद ये मूव कर जाएगा आगे की ई साइड को, ठीक है। मतलब उसके बाद यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और देन ये ई साइड की तरफ पूरा का पूरा राइबोसोम मूव कर जाएगा। लेकिन जो सेकंड जो आपके कोडॉन के करस्पॉन्ड एंटीकोडॉन आएगा, ये जो सेकंड कोडॉन प्लेस होगा वो ए साइड पे होगा, ठीक है। ए, उसके बाद पी और फिर ई, ऐसे उसका ट्रैवल होगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पहला प्रोसेस हुआ हमारा इलोंगेशन में, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग अमीनो एसाइल टीआरएनए फॉर द सेकंड कोडॉन इट विल बाइंड टू द ए साइट वाया कोडॉन एंटीकोडॉन इंट्रैक्शन। बाइंडिंग ऑफ द अमीनो एसाइल टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए जब बाइंड करेगा तो इसे एक TU है ना, TU इलोंगेशन फैक्टर GTP लगेंगे, जिनका काम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए, TU और GTP मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही GTP का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और TU जो इलोंगेशन फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये कैटेलाइज कर सके दूसरे चार्ज टीआरएनए को, है ना। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग है वो करवा देगा, ठीक है। इतना इसका काम रहेगा और यहीं पर जो TS इलोंगेशन फैक्टर है वो भी काम करेगा। यानी पहले स्टेप में जो आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो पोजीशन कर दिया गया है। पहला जो कोडॉन है AUG, उसके साथ ये प्रक्रिया होगी जो कि आपका F-मेथियोनाइन लेकर आ रहा है, उसके साथ ये प्रक्रिया होगी पी साइड पे और फिर वो चला जाएगा ए साइड, मतलब फिर राइबोसोम का मूवमेंट हो जाएगा ई साइड के ऊपर। लेकिन जो सेकंड कोडॉन आएगा वो A, P और E, इस तरह से उसका प्रोसेस होगा। अब इसके बाद एक बार अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग हो गई, उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय पेप्टाइल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से जो है कैटेलाइज होने वाली प्रक्रिया होती है और इस रिएक्शन में जो कार्बोक्सिल एंड है अमीनो एसिड का वो टीआरएनए से बाइंड होता है पी साइड पे। एक्चुअली जो पी साइड है, जैसा कि आपको नाम से ही बता रहा है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की साइट है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड्स के बीच में, है ना, एंड पेप्टाइड बॉन्ड टू दी अमीनो एसिड ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड टू दी टीआरएनए इन दी ए साइड। जो ए साइड में जहाँ पर अमीनो एसिड कोडॉन एंटीकोडॉन की बाइंडिंग हो रही है, जहाँ पर अमीनो एसाइल टीआरएनए की बाइंडिंग हो रही है, उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो पी साइड पे बनता है और इसके बाद जो होगा
वो पूरा का पूरा राइबोसोम जो है वो एक्चुअली मूव करेगा और पहुंचेगा ई साइड तक और वहां से एग्जिट हो जाएगी चेन। ठीक है, थर्ड स्टेप यहीं पर जो हमारा है वो है ट्रांसलोकेशन का, जिसमें अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इलोंगेशन फैक्टर EFG का नाम याद रखिएगा, इसे ट्रांसलोकेस भी कहा जाता है। जी ट्रांसलोकेस फैक्टर या इलोंगेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जी जो इलोंगेशन फैक्टर है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेस। ये और GTP मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे बाइंड टू द राइबोसोम। ठीक है, अब दी 3 कंसर्न मूवमेंट नाउ ऑकर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। 3 मूवमेंट अब यहाँ एक साथ होंगे। जो डीएसाइलेटेड tRNA है इट मूव्स फ्रॉम द P साइड टू द E साइड। ठीक है, जो डीएसाइलेटेड tRNA होता है वो P से E साइड की तरफ जाएगा। जो डाइपेप्टाइड tRNA होता है इन द A साइड इट मूव्स टू द P साइड, एंड द राइबोसोम ऑन द होल इट मूव्स अलोंग द mRNA इन द 5'3' डायरेक्शन। देखिए यहाँ ये डायग्राम के ऊपर फिर जाइए, इससे इसे समझने की कोशिश करिए। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने आपको क्या समझाया। ये 3 साइड्स देखिए, इलोंगेशन में हो क्या रहा है, फैक्टर का रोल आप देख लीजिएगा, पर जो मुख्य प्रक्रिया है वो देख लीजिए कि अमीनो एसिड tRNA जब आकर बाइंड कर रहा है, तो पहला वाला तो हमने आपको बताया कहाँ बाइंड करेगा, P साइड के ऊपर, वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बना के वो चला जाएगा E साइड के ऊपर। दूसरा वाला जो आएगा वो पोजीशन होगा A साइड के ऊपर। फिर जो डीएसाइलेटेड tRNA है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है डीएसाइलेटेड tRNA, वो मूव करेगा P से E साइड की तरफ, है ना। और जो डाइपेप्टाइड जो दूसरा अमीनो एसिड आके A पे जुड़ा था वो A से जाएगा P पे और P से जाएगा E पे। और जो पूरा का पूरा राइबोसोम है वो भी मूव करेगा 5'3' डायरेक्शन में अलोंग दी mRNA। पूरे का पूरा राइबोसोम जो है वो भी मूव करेगा 5'3' डायरेक्शन में करेगा अलोंग mRNA। इन तीनों प्रक्रियाओं को मिला के कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब डीएसाइलेटेड tRNA P से E साइड गया, डाइपेप्टाइड tRNA A से P गया, फिर P से E गया, और राइबोसोम ऑन दी होल mRNA के अलोंग 5'3' डायरेक्शन में गया, ताकि एक नया कोडॉन आकर A साइड पर बाइंड कर सके। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को समाहित रूप से कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ऑल दीज 3 स्टेप्स कमिंग टुगेदर आर नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का जो इवेंट होता है इसमें GTP जो है उसका हाइड्रोलिसिस होता है और उससे GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं। जो G ट्रांसलोकेस फैक्टर होता है वो रिलीज होता है। और एक बात याद रखिएगा, A साइट खाली होती रहेगी। ये जो राइबोसोम का मूवमेंट है ये चलता रहेगा, A साइट खाली होती रहेगी, तभी आके नया एंटीकोडॉन जो है वो उससे जुड़ पाएगा। ठीक है, A साइट और E साइट एक साथ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती, वो मूवमेंट कंटिन्यूसली जारी रहना चाहिए कि E साइड से चेन जो है वो रिलीज होती रहे और A साइड पे नया कोडॉन एंटीकोडॉन की प्रक्रिया चलती रहे। अब लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है उसका मतलब होता है कि अब फर्दर अमीनो एसिड का एडिशन नहीं होगा। तो जब भी कभी स्टॉप कोडॉन पिक्चर में आ जाते हैं तो फर्दर अमीनो एसिड का एडिशन नहीं होता। स्टॉप कोडॉन जो हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, UAG, UAA और UGA, है ना। अब ये जो हैं इनमें यहाँ पर स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो तब आते हैं, इन्हें भी आने के लिए 2 रिलीज फैक्टर RF1 RF2 चाहिए होते हैं। RF1 जो है वो UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है, और वेरेज जो RF2 होता है वो UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर भी होता है RF3, जो कि RF1 और RF2 को असिस्ट करता है, और उनका जो राइबोसोम से इंटरेक्शन होता है उसके लिए इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो डज RF1 प्लस RF3 और RF2 प्लस RF3 दे बाइंड डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट टर्मिनेशन कोडॉन इन दी A साइड। कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन A साइड पे आया है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि RF1 और RF3 का कॉम्प्लेक्स आएगा या RF2 और RF3 का कॉम्प्लेक्स आएगा। RF1 जो है वो A साइड के पास में बाइंड होता है,
और जैसे ही द रिलीज फैक्टर्स कॉज द पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी टू ट्रांसफर द पॉलीपेप्टाइड टू अ वाटर मॉलिक्यूल इंस्टेड टू अमीनो एसिड टीआरएनए क्लीविंग द बॉन्ड, है ना। और जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं वो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है उसको एक तरीके से मध्य कर देते हैं और बॉन्ड जो है उसे क्लीव कर देते हैं, और दस जो फर्दर पॉलीपेप्टाइड का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो टर्मिनेशन कोडॉन के आते ही और RF1, RF2, RF3 के फंक्शनल होते ही रुक जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। अब जो यदि हम ट्रांसलेशन को यूकेरियोट्स में देखेंगे, जो अभी हमने बात करी थी ये प्रोकैरियोट्स में करी थी, हालांकि ये एक आपको ये दोनों एक साथ एग्जाम में नहीं लिखने हैं, या तो आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन आएगा या फिर आपको यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन आएगा। बेसिक प्रक्रिया दोनों में सेम है, केवल अंतर कहाँ कहाँ है मैं वो बता देती हूँ, बाकी प्रक्रिया आप दोनों में लगभग सेम ही है। जो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि शाइन डेलगेरो सीक्वेंस जो होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जो प्यूरिन रिच सीक्वेंस होती है उसको शाइन डेलगेरो सीक्वेंस कहते हैं, वो पाई जाती है केवल प्रोकैरियोट्स में, वो यूकेरियोट्स में नहीं होती। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो बनाया था तब भी आपको बताया था कि जो mRNA होता है यूकेरियोट्स में वो स्प्लाइस्ड होता है, यानी कि उसमें से इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है बाय अ प्रोसेस नोन एज स्पाइसिंग। और जो mRNA यूकेरियोट्स का होता है उसकी 5' एंड जो होती है वो कैप्ड होती है ना, कैपिंग हो जाती है 5' एंड की, और उसमें से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी यूकेरियोट्स में होती है, ये चीज़ प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, ठीक है। देन इसके बाद जो AUG कोडॉन, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि AUG स्टार्ट कोडॉन है, जब ये प्रोकैरियोट्स में एज ए स्टार्ट कोडॉन आएगा तो इसके सामने जो एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड आएंगे उसमें जो अमीनो एसिड आएगा वो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन आएगा, है ना, फॉर्मुलेटेड होगा मिथ्योनाइन, वेरेस यूकेरियोट्स में मिथ्योनाइन जो है वो फॉर्मुलेटेड नहीं होता। देन चौथा डिफरेंस है कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में 70S होता है और यूकेरियोट्स में 80S होता है ना। अब जो चौथी चीज़ है यहाँ पर, पांचवी चीज़ वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं और इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं वो दोनों में अलग अलग होते हैं। जैसे कि यदि हमने आपको उधर तो बताए थे प्रोकैरियोट्स में कि IF1, IF2, IF3 होते हैं, यहाँ EIF2 होता है, EIF1 होता है, EIF4F होता है और EIF3 होता है। तो ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसके चेंजेस हैं थोड़े से जो बनेगा। फिर जो यहाँ पर ये होता है कि देखिए एक जो यूकेरियोटिक mRNA होता है ना उसका जो 5' एंड होता है वो कैप्ड होता है, उसका जो 3' एंड होता है उस पर पॉली A टेल जो है वो अटैच होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रोकैरियोटिक mRNA में नहीं मिलेगी, ये चीज़ जो है आपको वो यूकेरियोटिक mRNA मिलेगी। और यूकेरियोटिक जो mRNA वो मोनोसिस्टोनिक भी होता है और वो जो प्रोकैरियोट्स का होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, क्योंकि इसमें से यूकेरियोटिक mRNA में से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो उसका साइज भी जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं फिर से नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। जो यूकेरियोट्स का जो ट्रांसलेशन है उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो आप अगर इसको पढ़ेंगे भी सिंपली या नोट मुझसे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नोट्स हैं, जो बाकी बच्चे हैं यूट्यूब पे वो PDF आप मांग लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी PDF आपको, तो आप इसमें से पढ़कर एक बार देख सकते हैं कि यदि कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोर और लेस दी प्रोसेस इज सेम। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है सिर्फ एक इलोंगेशन फैक्टर अलग अलग हैं, इनिशिएशन फैक्टर अलग हैं, है ना, बाकी तो मोर और लेस दी प्रोसेस इज सेम, एक ही तरह से ट्रांसलेशन हो रहा है। और आपको एक जनरल प्रोसेस ट्रांसलेशन का लिखने के बाद डिफरेंस जरूर लिखना है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, है ना। यदि आपसे स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पूछा जाए तो वो लिख दीजिएगा, और यूकेरियोटिक पूछा जाए तो आप जो है वो इनिशिएशन फैक्टर अलग हो जाएंगे, इलोंगेशन फैक्टर अलग हो
जाएंगे उनके हिसाब से समझाकर, और डिफरेंस दोनों के बीच का ज़रूर लिखिएगा। डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि दोनों का हालांकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन कैपिंग नहीं होती है ना, और यूकैरियोट्स में जो 5' एंड है वहाँ पर आरएनए की कैपिंग होती है, 3' एंड पे पॉली ए टेल अटैच होती है ना। जो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कितना होता है 70S, और यूकैरियोट्स में 80S होता है। ठीक है, जो इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर हैं और टर्मिनेशन उनका जो है वो कॉम्प्लेक्स का अंतर होता है, उनके जो फैक्टर्स हैं उसका डिफरेंस होता है। फिर यूकैरियोट्स में एक चीज़ यहाँ एक और होती है, वो है पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेप्स, यानी कि ट्रांसलेशन होने के बाद, प्रोटीन बनने के बाद उसका कभी कभी ग्लाइकोसाइलेशन होता है ना, और कभी उसमें कुछ और चीज़ों का भी एडिशन हो जाता है। ऐसे पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेप्स भी देखे गए। और यहाँ पर दोनों ही केसेस में एक चीज़ होती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है ये देखना कि सही कोडॉन के सामने सही एंटी कोडॉन आया है और सही अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट हुआ है, कहीं गलत अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। जो कि चीज़ हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी, डीएनए जब बनता है तब भी देखिए कि सही बेस पेयर इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं। ठीक है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है ये चेक होता है, न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो फॉर्म हो रही हैं वो सही जगह प्लेस हुई हैं कि नहीं। तो ये पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। यदि आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, आपका सिनॉप्सिस होगा इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद स्टेप्स दोनों तीनों के, तो उसमें आप पहले लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जो बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब जो मैंने टीआरएनए से अमीनो एसिड की बाइंडिंग और एंटीकोडॉन की बाइंडिंग बताई थी वो। फिर आप लिखेंगे इनिशिएशन, फिर आप लिखेंगे इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और लास्ट में आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। और यदि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगी, यदि जो भी बच्चे मेरिट बनाने के हिसाब से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा लेटेस्ट क्या है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में, ये नेट से सर्च करके पिछले 2-3 साल में क्या नई रिसर्च हुई है उसका एक रिसेंट स्टडी का पॉइंट बना के ज़रूर ऐड करें। और यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप इसे मिस कर सकते हैं, पर यदि पीजी के हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये पॉइंट आप ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे और लास्ट में रेफरेंसेस। तो ये था ट्रांसलेशन का टॉपिक। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब था, मुझे जल्दी से सम अप करना था, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ अनक्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।